डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। अपनी वीडियो श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चलेंगे वर्गो यानी कि कन्या की तरफ। यह जो वीडियो है ये कन्या के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में होगा, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। साथ ही में जो अप्रैल 2022 में 4 प्रमुख ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है वो आने वाले 5 साल में कन्या यानी कि वर्गों पर क्या प्रभाव डालेंगे, उस पर एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। ये जो राशिफल है ये आप अपने लग्न से देखेंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। यदि आपको अपना लग्न नहीं पता तो आप अपनी राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस राशिफल का और सबसे पहले चर्चा करेंगे कि कन्या यानी कि वर्गो लग्न या राशि के जातक कैसे होते हैं। कन्या यानी कि वर्गो काल चक्र की छठी राशि और इस राशि या लग्न के स्वामी होते हैं बुध महाराज। पहले पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करेंगे क्योंकि बुध इनके स्वामी के इनके राशि के यानी कि कन्या के स्वामी हैं। तो बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस इनका सबसे पहला एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, यूजुअली बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। कभी कभी जैसे लग्न पर बहुत ज़्यादा या लग्न के स्वामी पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव है तो कभी कभी इनकी बुद्धिमत्ता थोड़ी कम हो जाती है। अदरवाइज़ ये बहुत बुद्धिमान जातक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, चीज़ों को बहुत जल्दी परख जाते हैं, ये भी इनके अंदर क्वालिटी होती है। एक मातृत्व भाव होता है इनके अंदर, अब वो पुरुष हो या महिला। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ जो मातृत्व भाव है ये दोनों में ही होता है। एक मैटरनल फीलिंग जिसको कह सकते हैं कि लोगों के प्रति एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड, लोगों की केयर करना, वो इन के अंदर यानी कि कन्या लग्न या राशि के जातकों में पाया जाता है। एम्बिशियस बहुत होते हैं और कभी कभी उस एम्बिशियस या उस एम्बिशन में इतना खो जाते हैं कि बाकी चीज़ों को भूल जाते हैं। काफ़ी क्रिएटिव होते हैं। जो मेरा राशिफल देखते हैं, डेली राशिफल, मैं कई बार बताता हूँ कि 3, 6, 9, 12 बुध और बृहस्पति की जो राशियां होती हैं, क्या इन राशियों में, क्या इन लग्नों में जो उत्पन्न जातक होते हैं ये बहुत क्रिएटिव होते हैं। तो ये छठी राशि है यानी कि बुध की राशि, तो ये लोग बहुत क्रिएटिव होते ही हैं। आर्टिस्टिक होते हैं पर उसको ये यूजुअली प्रोफेशन लेने से डरते हैं। इनके अंदर कोई ना कोई कला होती है जिसको ये एज अ प्रोफेशन बना सकते हैं, लेकिन अनटिल अनलेस इनको ये श्योरिटी नहीं होती कि उस प्रोफेशन से पैसा भी आएगा, ये उसको सीरियसली लेने से डरते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ कला, कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक नेचर इनका होता ही है। बहुत एक्टिव होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहेंगे। इनको खाली देखना आपके लिए इनको खाली देखना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि खाली रहते नहीं हैं, हमेशा किसी ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहते ही हैं। इनका मनी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छा होता है। पैसे कहाँ यूटिलाइज़ करने हैं, कैसे बचाने हैं, किस तरह से इन्वेस्ट करने हैं, ये सब चीज़ें इनको नेचुरली आती हैं। किसी के पास यदि टैलेंट होता है तो उसको ये रिस्पेक्ट करते हैं। ये कला की, टैलेंट की, स्किल्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जिसके पास भी कोई टैलेंट है कि उस व्यक्ति की रिस्पेक्ट ज़रूर करेंगे। ये इनका एक बहुत अच्छा नेचर है। दान पुण्य में विश्वास करते हैं, चैरिटी करते हैं, डोनेशन करते हैं। जब भी इनको मौका मिलता है, जब भी इनका सामर्थ्य होता है, डोनेशन अवश्य करते हैं। स्पिरिचुअल होते हैं लेकिन उसको दिखाते नहीं हैं। जैसे कि एक धनु राशि का यदि जातक है, लग्न का जातक है, अगर वो स्पिरिचुअल है तो दिखाएगा। मीन लग्न का राशि जातक है तो वो दिखाएगा, लेकिन ये स्पिरिचुअल होते हैं तो ये दिखाते नहीं है, ये लोगों से छुपाते हैं कि मैं स्पिरिचुअल हूँ। अब इसका क्या रीज़न है ये कह नहीं सकते, लेकिन मैंने ये बहुत ऑब्जर्व किया है कि लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं लेकिन उस चीज़ को हमेशा से छुपाते हैं। नेचर इनका बहुत लविंग होता है, ये प्यार लेना चाहते हैं, ये प्यार देना चाहते हैं। इनके आसपास ये हमेशा एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश करते हैं कि हर कोई कंफर्टेबल हो जाए। ये भी इनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी मुझे लगती है। इनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक होता है, जहाँ इनको मौका मिलता है ट्रैवल करते हैं, छोटा ट्रैवल हो या लॉन्ग टर्म ट्रैवल हो।
साथ ही में इनको म्यूज़िक का शौक अवश्य होता है। मैंने कई कन्या लग्न या राशि के जातकों को देखा है, उनको म्यूज़िक का शौक बहुत होता है, म्यूज़िक सुनना। अब उसमें इनकी अलग अलग चॉइस होती है। राहु का ज़्यादा प्रभाव है तो वेस्टर्न म्यूज़िक सुनेंगे, बृहस्पति का ज़्यादा प्रभाव है तो शास्त्रीय संगीत सुनेंगे। तो इस तरह का होता है, लेकिन इनको म्यूज़िक का शौक बहुत होता है। मेंटली बहुत शार्प होते हैं, हमेशा आप इनको काफ़ी एक्टिव देखेंगे मेंटली। ऐसा नहीं कि इधर बैठे हुए हैं तो इनको ये नहीं पता चल रहा कि दुनिया में क्या चल रहा है। सब कुछ पता होता है, मेंटली बहुत एजाइल होते हैं, अपनी हर चीज़ को बहुत ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। टाइम टेबल सेट करेंगे, अपना हर चीज़ साफ़ सफाई से रखेंगे। अगर इनके पास 10 चीज़ें हैं तो उसके अलग अलग कंपार्टमेंट बना के रखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स इनकी बहुत अच्छी होती है और इतना अच्छा चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति थोड़ा हैरान भी हो जाता है। एनालाइज करने की क्वालिटी भी इनकी होती है, हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे। कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी आती है तो उसको बहुत आराम से हैंडल करते हैं, कामली कोशिश करते हैं कि बहुत आराम से उसका कुछ ना कुछ निवारण हो जाए। परफेक्शनिस्ट होना पसंद करते हैं, जो भी काम करेंगे उसमें परफेक्शन लाने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी ये भी इनका एक नकारात्मक पॉइंट हो जाता है, लेकिन परफेक्शनिस्ट होते हैं, लॉजिकल होते हैं, हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, कभी कभी टू मच हार्ड वर्किंग, वर्कहॉलिक हो जाते हैं। क्योंकि काल चक्र की पुरुष में या काल पुरुष की कुंडली में 6ठी राशि है तो 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण, तो किसी काम में यदि ये घुसते हैं तो उसमें इतना हार्ड वर्क करते हैं कि उसको देखकर कभी कभी व्यक्ति हैरान हो जाए। एक बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी है कि यदि इन पर कोई विश्वास करता है तो ये बहुत ही रेयर कोई चांस है कि उस विश्वास को पूरा ना करें, यानी कि विश्वासघात करें। इनकी ये क्वालिटी नहीं होती, कभी भी विश्वासघात करने में विश्वास नहीं रखते ये। इन पर किसी ने भरोसा जताया है तो उस भरोसे को पूरा निभा कर ही छोड़ते हैं। बहुत कम होता है कि ये विश्वासघात करें। रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं। इनको बिजनेस करने का एक नेचुरल तरीका इनको आता है, तो वो क्वालिटी इनमें है। और मल्टीटास्कर होते हैं, एक समय में कई चीज़ें ये हैंडल कर सकते हैं, करने की क्षमता रखते हैं। तो ये थे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स। अब चलते हैं कुछ नकारात्मक पॉइंट्स पे। फ्रस्ट्रेटेड बहुत जल्दी हो जाते हैं, ये एक इनकी चीज़ थोड़ी इनके कभी कभी विरुद्ध बहुत चली जाती है। वैसे सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि बाकी कुछ भी अच्छा चल रहा हो, एक छोटी सी चीज़ पे फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। बाकी इनकी ज़िंदगी में कितना कुछ अच्छा चल रहा हो वो इनको फिर उस टाइम मैटर नहीं करता। कभी कभी सोसाइटी के नॉर्म्स के खिलाफ चले जाते हैं, कभी कभी कुछ एंटी सोशल चीज़ें भी कर देते हैं, और वो चीज़ भी इनके लिए कभी कभी बहुत नकारात्मक रहती है। इनकी मैरिज में कंपैटिबिलिटी इश्यूज होते हैं, क्योंकि देखिए ये है बुध और इनके सामने बृहस्पति की राशि पड़ती है, तो दोनों में ही प्रॉब्लम्स होती हैं। बृहस्पति अपने आप को ऊपर रखते हैं, ये अपने आप को बुद्धिमान ज़्यादा समझते हैं, तो ईगो क्लैशेस यूजुअली मैंने देखा है कि वर्गो लग्न के जातकों में जब भी प्रॉब्लम आती है तो उसमें सबसे बड़ा कारण होता है ईगो क्लैशेस। ईगो के कारण इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। ये टैलेंट को बहुत, जैसा मैंने कहा, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इनका एक इसका ऑपोजिट साइड भी है, ये क्रिटिसाइज बहुत करते हैं। एक जो किसी व्यक्ति का नेचर होता है कि वो क्रिटिसाइज करता है, वैसा इनमें बहुत विद्यमान होता है। हर चीज़ में तो नहीं, खैर कई चीज़ों में इनको कमियां निकालना बहुत पसंद होता है। एंग्जाइटी बहुत होती है, एक एंग्जाइटी की जो प्रॉब्लम है इनमें, ये बहुत जल्दी ही शुरू हो जाती है और बहुत समय तक रहती है, और ये इनको बहुत तंग करती है। एक और इनकी जो बहुत नकारात्मक चीज़ है कि जैसा मैंने शुरू में बताया, इंटेलिजेंट होते हैं, लॉजिकल होते हैं, लेकिन कभी कभी किसी चीज़ के डिटेल में इतना घुस जाते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती, और फिर अपने आप को ही कंफ्यूज कर लेते हैं। स्टबर्न होते हैं, क्योंकि अर्थ साइन यानी कि पृथ्वी तत्व की राशि है, स्थिर स्वभाव की, तो इसी कारण से इनमें कभी कभी आप स्टबर्ननेस भी देखेंगे। इनके अंदर कभी कभी बहुत रिजिडिटी आ जाती है। अपने निर्णय इन्होंने एक बार ले लिए, फिर उनसे इनको हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओवर थिंकिंग भी करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे उन लोगों से नाराज़ हो जाते हैं जो इनके बहुत क्लोज हैं, बहुत अनॉय हो जाते हैं उनके साथ, और सबके साथ नहीं होंगे लेकिन जो इनके बहुत क्लोज हैं उनके साथ बहुत जल्दी
छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा हो जाते हैं, बहुत पिकी होते हैं, इनको हर चीज़ अपने हिसाब से चाहिए होती है और ये भी कभी कभी इनके अगेंस्ट वर्क करती है। एक जो इनको प्रॉब्लम हमेशा तंग करती है वो इनको कोई ना कोई छोटा मोटा रोग चला ही रहता है। काल पुरुष की कुंडली में छठी राशि है, छठा भाव रोग का भाव होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा कोई रोग होता है, लेकिन छोटी मोटी बीमारियाँ, सर्दी जुकाम खांसी या कुछ ना कुछ, एक शुरू होती है दूसरी, एक ख़त्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है। तो छोटे मोटे रोग इनको हमेशा तंग करते ही रहते हैं, इनके दुश्मन बनते रहते हैं। जैसे जैसे ये लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, इनके दुश्मनों की जो गिनती है वो बढ़ती रहती है और इनकी लाइफ में कई रुकावटें अपने आप आती हैं। और एक जो इनका बहुत नेचर है जो इनको बहुत तंग करता है वो है डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग। इनको कितनी भी खुशियाँ मिल जाए उससे बहुत समय तक ये आनंदित नहीं रहते, थोड़े समय बाद उसमें इनको डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग आ ही जाती है। अगर इनके कुछ इवेंटफुल ईयर्स की मैं बात करूं तो अर्ली ऑन लाइफ 5 से लेकर 8 साल के बीच में इनके लाइफ में कुछ बहुत सिग्निफिकेंट होता है। उसके बाद 12 से लेकर 17, इस पीरियड में इनकी लाइफ में बहुत कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ें होती हैं। 23, 24, 25, इन 3 सालों में भी इनके लाइफ में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद फिर लेटर ऑन लाइफ 32 साल के बाद आने वाले 3-4 साल भी इनकी लाइफ में कुछ बहुत ही चेंजेस आते हैं। उस समय के चेंजेस डिपेंड करता है कि इनकी कुंडली कैसी है। अच्छी कुंडली है तो अच्छे चेंजेस आएंगे, थोड़ी नकारात्मक कुंडली है तो नेगेटिव चेंजेस भी आ सकते हैं। तो ये था एक संक्षिप्त में विवरण कि कन्या लग्न या राशि के जातक कैसे होते हैं। अब देखेंगे कि राहु केतु बृहस्पति शनि का क्या प्रभाव रहेगा आने वाले 5 सालों पर कन्या पर। अब देखते हैं कि जो अप्रैल 2022 में 4 प्रमुख ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है वो आने वाले 5 सालों में क्या प्रभाव डालेंगे कन्या लग्न या राशि के जातकों पर। शुरुआत करेंगे देवगुरु बृहस्पति के साथ। देवगुरु बृहस्पति 2022 से 2027 तक आपके 7वें घर से 11वें घर तक रहेंगे, यानी कि मीन राशि से कर्क राशि तक गोचर करेंगे। 2022 से 23 तक वो आपके 7वें घर में रहेंगे। सबसे पहले तो ये समय उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो शादी करना चाहते थे, क्योंकि पूरा साल बृहस्पति यहीं पे रहेंगे और 7वें भाव के ही स्वामी हैं। तो शादी के लिए पूरा साल बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आपकी दशा भी खराब चल रही है तो भी बृहस्पति साथ देंगे आपके कि आपकी शादी हो जाए। तो वह लोग जिनकी शादी बहुत समय तक टल रही थी, नहीं हो पा रही थी, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे थे, उनके लिए पूरा एक साल बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी सोशल लाइफ भी इम्प्रूव होगी और ओवरऑल भी आपकी लाइफ आगे की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि बृहस्पति यहाँ बैठकर हम्स महापुरुष योग बना रहे हैं और सीधा आपके लग्न को देख रहे हैं। तो ये ओवरऑल आपकी लाइफ में काफ़ी हैप्पीनेस, काफ़ी पॉजिटिविटी अवश्य देंगे। अच्छा है बृहस्पति का यहाँ पे होना, लेकिन बृहस्पति कभी कभी यहाँ पे आके मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दे देते हैं जब गोचर करते हैं। तो इतनी ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं होता, लेकिन कभी कभी मैरिड लाइफ में जब बृहस्पति यहाँ पे आते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। 23 से 24 रहेंगे आपके 8वें घर में। अब 8वें घर में बृहस्पति जब जाते हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है यदि उन पर कोई पॉजिटिव प्रभाव और नहीं होता। तो सबसे पहले तो 7वें घर के स्वामी हैं और 8वें में जाएंगे तो मैरिड लाइफ इस समय भी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक रहेगी। तो सबसे पहले तो आपको अपनी मैरिड लाइफ बचा के रखनी है। दूसरा, ये समय धन लाभ के लिए अच्छा है, क्योंकि दूसरे भाव को देखेंगे बृहस्पति तो अकस्मात धन लाभ के बहुत सारे चांसेस आपके लिए अवश्य बनेंगे। जो लोग देश से बाहर जाना चाहते थे उनके लिए 2023 से 2024 जब बृहस्पति मेष में होंगे बहुत अच्छा समय रहेगा। आप जॉब के लिए बाहर जाना चाहते हो, बिजनेस के लिए बाहर जाना चाहते हो और स्टडी के लिए भी जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, ये पूरा समय, पूरा 1 साल जो होगा वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनको चांसेस मिल सकते हैं। अचानक से प्रॉपर्टी खरीदने के चांसेस भी बन सकते हैं और अचानक से कोई प्रॉपर्टी आपकी जो बिक नहीं रही थी वो भी अच्छे दामों में इस साल निकल सकती है, यानी कि 2023 के मध्य से 2024 के मध्य तक जब बृहस्पति मेष में होंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उसके बाद 24 से 25 रहेंगे आपके भाग्य स्थान में 9th हाउस में। 9th हाउस में बृहस्पति का आना अच्छा ही होता है, खुद भाग्य के कारक हैं, भाग्य स्थान में बैठेंगे
और आपके लग्न को देखेंगे, आपके 5वें भाव को देखेंगे, तो ये समय आपका भाग्य साथ देगा। वह दंपत्ति जो शिशु के लिए बहुत ट्राई कर चुके होंगे इस समय तक, उनके लिए ये साल बहुत इम्पोर्टेंट होगा। बहुत ज़्यादा संभावना है कि उनको शिशु का सुख इस साल में प्राप्त अवश्य होगा। धर्म के प्रति आपकी आस्था अवश्य बढ़ेगी। इसके बाद बृहस्पति जाएंगे 25 से 26 में आपके 10वें घर में। आपके लिए जब 10वें घर में बृहस्पति जाएंगे तो विपरीत राजयोग बनाएंगे, और वो साल आपके करियर में बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि 10वें घर में बैठेंगे। विपरीत राजयोग नहीं होगा, नॉर्मल राजयोग होगा, क्योंकि दो केंद्रों के स्वामी हैं और 10वें भाव में बैठेंगे, तो एक बहुत महत्वपूर्ण राजयोग बनेगा। तो ये साल आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पैसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपका पैसा बढ़ेगा, आपकी सेविंग्स बढ़ेगी, और करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको इस साल में देखने को मिल सकता है, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। 26 से 27 आपके लाभ स्थान में होंगे, यानी कि कर्क राशि में उच्च के होंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि लाभ स्थान में आ रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं, तो कई जगहों से लाभ होगा, इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे, आपके भाई बहनों को लाभ होगा, ऐसी यात्राएं करने को मिलेंगी जो यात्रा बहुत समय से करना चाहते थे, और बहुत अच्छा समय आपके लिए वो रहने वाला है। ये साल भी उन दंपत्तियों के लिए अच्छा है जो शिशु के लिए ट्राई करना चाहते हैं। अब चलते हैं शनि महाराज पर। शनि महाराज आपके लिए अगले 5 साल 6ठे भाव और 7वें भाव में गोचर करेंगे। कुछ समय के लिए 5वें में आ जाएंगे। अभी जुलाई में ही ये चीज़ होगा। जुलाई से 2023 की जनवरी तक रहेंगे आपके 5वें स्थान में, मकर राशि में। तो जब यहाँ पे आएंगे तो कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा। अच्छा ये होगा कि कई रुकावटें आपके लिए दूर होंगी। बुरा ये हो सकता है कि आपका अपने बच्चों से संबंध थोड़ा इस समय में बिगड़ सकता है। 2023 से 2025 के मध्य तक शनिदेव रहेंगे आपके 6ठे भाव में, विपरीत राजयोग बनाएंगे, और वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग। जब भी कोई पाप ग्रह विपरीत राजयोग बनाता है, मंगल, शनि, सूर्य, तो बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, विपरीत राजयोग। तो ये पूरे 2.5 साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शनिदेव आपको बहुत आगे लेके जाएंगे, क्योंकि शनिदेव विपरीत राजयोग जो बनाएंगे वो आपको हर तरह से सपोर्ट करने वाला होगा। कई महत्वपूर्ण चेंजेस आपके लाइफ में अवश्य आएंगे। खर्चों पर कंट्रोल आप कर पाएंगे, और साथ ही में अपने लिए कुछ नई स्किल्स भी आप इस समय में उत्पन्न कर पाएंगे। उसके बाद 25 के मध्य से 27 तक शनिदेव रहेंगे आपके 7वें स्थान में। अब ये समय मिला जुला रहेगा शादी के लिए। शादी हो सकती है इस समय में, लेकिन वो शादी थोड़ी अनस्टेबल होगी, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके लिए जो समय होगा वो बहुत मुश्किल रहेगा। ये पूरा 2.5 साल का समय थोड़ा मुश्किल जाने वाला है, क्योंकि शनिदेव आपके लिए 7वें से 12वें के स्वामी हैं, यानी कि 6ठे भाव के। तो शादी या मैरिड लाइफ में बहुत झगड़े होने वाले हैं। इस 2.5 साल के वर्ष में आप प्रॉपर्टी बना सकते हैं, और ओवरऑल मेंटली आप अध्यात्म की तरफ इन 2.5 सालों में अवश्य जाएंगे। राहु पे चलते हैं। राहु आपके लिए इस समय मेष में है, 8वें स्थान में, और क्योंकि राहु उल्टे चलते हैं तो आपके लिए वो 8, 7 और 6 इन भावों को कवर करेंगे। अभी 8वें में है तो ठीक ठाक है, 8वें में आना राहु का बहुत बुरा नहीं होता। आपको ये बात होती है कि जब राहु 8वें में आते हैं तो एक तो तंत्र की तरफ रुझान बढ़ता है, तंत्र की तरफ विश्वास बढ़ता है, और दूसरा आपके ऊपर यदि कोई तंत्र क्रिया हुई है तो उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अगले 1.5 साल यहीं पे रहेंगे। 8वां भाव तंत्र का भाव होता है। मैं कई बार बोलता हूँ कि कुछ लोग तंत्र के साथ खेलने लग जाते हैं। आजकल तंत्र इतना चल रहा है कि हर कोई तांत्रिक बना बैठा है, और पता भी नहीं है लोगों को कि तंत्र होता क्या है। बस एक व्यक्ति जो लाल टीका बांध ले और मुंडमाला धारण कर ले उसको तांत्रिक बोलते हैं, और तंत्र से खेलने लग जाते हैं, और उसका बुरा प्रभाव अवश्य होता है। और हो सकता है कन्या लग्न या राशि के जातकों को पिछले महीने से इस चीज़ का प्रभाव देखना पड़ रहा हो। यदि उन्होंने गलती से भी कुछ तंत्र के साथ छेड़छाड़ करी है तो उनको इसका बुरा प्रभाव देखने को अगले 1.5 साल अवश्य मिलेगा। उसके बाद अक्टूबर 2023 में आ जाएंगे आपके 7वें स्थान में। जो लोग शादी करना चाहते हैं, मनचाही शादी, लव मैरिज,
या जिनकी शादी बहुत अटक चुकी है, बहुत लेट हो चुकी है, उनके लिए भी योग बनेंगे। कभी कभी कन्या लग्न राशि के जातक थोड़ा लेट मैरिज करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये समय, ये डेढ़ साल 2023 के अक्टूबर से 25 की शुरुआत तक अच्छा रहेगा। उसके बाद 25 की शुरुआत में आएंगे आपके छठे भाव में। यहाँ पे आना राहु का अच्छा ही होता है। ये पैसे के लिए बहुत अच्छा रहेगा, पैसा बढ़ेगा, पैसा आपके पास अवश्य आएगा। और साथ ही में एक बहुत ही आप डोमिनेटिंग हो जाएंगे अपनी लाइफ में, बट इन अ पॉजिटिव वे। ऐसा नहीं कि लोगों से लड़ रहे हैं, अपनी लाइफ की डोर अपने हाथ में आप ले लेंगे उस टाइम। ये आपके लिए अच्छा है। केतु पे चलते हैं। केतु आपके लिए इस समय दूसरे भाव में है। यहाँ पे अभी आए हैं, 1 महीना ही हुआ है ऑलमोस्ट। तो शुरू में आपने देखा होगा कि या तो फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, या पैसों की प्रॉब्लम है। इन तीनों में से कुछ ना कुछ तो आपने पिछले 1 महीने में ऑब्जर्व किया होगा, क्योंकि मैरिड लाइफ क्योंकि 7वें से 8वें में है, प्रॉब्लम आई होगी। पैसों का भी प्रॉब्लम आई होगी, खर्चे बड़े होंगे, सेविंग्स कम हुई होगी, पैसों को लेकर चिंता बहुत बढ़ गई होगी। अब केतु उल्टे चलते हैं, तो केतु दूसरे भाव में, फिर लग्न में, फिर 12वें में जाएंगे। अभी जब 1.5 साल तक, अक्टूबर तक यहाँ पे रहेंगे दूसरे में, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी बनी रहेंगी मैरिड लाइफ में। और साथ ही में जिनकी थोड़ी एज बड़ी हो चुकी है, देखिए एक मारक स्थान है ये, 2 और 7 मारक स्थान होते हैं। और ये मारक स्थान तब बनते हैं जब या तो एज बड़ी हो जाती है या दशा बुरी आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मृत्यु ही हो जाती है, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट होते हैं। तो जिनकी एज 65 अबव है, कन्या लग्न राशि के जातक, उनके लिए समय अच्छा नहीं रहेगा। और जिनकी कोई बुरी दशा चल रही है हेल्थ वाइज, ये समय अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद लग्न में आ जाएंगे। लग्न में भी डिजीज़ देते हैं। जब भी लग्न में आते हैं केतु, बीमारियां देते ही हैं। तो वो साल भी आपको अपनी बीमारियों की थोड़ी बहुत चिंता करनी पड़ेगी, सेहत की चिंता करनी पड़ेगी। और अध्यात्म की तरफ आप ज़रूर बढ़ेंगे। केतु अध्यात्म की तरफ ज़रूर लेके जाता है। 2025 की शुरुआत से 27 तक केतु आपके 12वें घर में रहेंगे। 12वां स्थान मोक्ष का स्थान कहा जाता है, और ये उन लोगों के लिए बहुत रेलेवेंट होगा जो थोड़ी एज की ज़्यादा हो चुकी है, 60 के आसपास आ चुके हैं। या तो वो वानप्रस्थ की तरफ बढ़ेंगे, या तो वो संन्यास की तरफ बढ़ेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग मोक्ष कारक होते हैं, संन्यास के कारक होते हैं केतु जब 12वें स्थान में आते हैं। यंग लोगों के लिए ये ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होता, लेकिन कभी कभी मैंने देखा है जो यंग बच्चे भी होते हैं, मेरे पास 3-4 कुंडलियाँ हैं ऐसी जो यंग एज में ही संन्यास, वानप्रस्थ, मोक्ष, इन सब चीज़ों की तरफ निकल चुके। और उन जितने भी कुंडलियाँ हैं उसमें केतु 12वें घर में थे, और उनकी बहुत ही ऐसी कोई दशा, या तो उनकी शनि की दशा आई थी जो 12वें घर में होंगे, या फिर उनकी केतु की ही दशा भी आ गई थी। तो उस केस में कभी कभी यंग एज में भी मोक्ष आदि की तरफ व्यक्ति निकल जाता है। लेकिन ये समय उनके लिए जो थोड़े मैच्योर हैं, 60 के आसपास हैं, वो संन्यास, वानप्रस्थ, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत स्ट्रांगली, बहुत सजग होकर अवश्य सोचेंगे। ये साल भी आपको थोड़ा रोग की परेशानी, कोई ना कोई रोग आपको अवश्य तंग करेगा, और इस साल में आपके थोड़े खर्चे भी बढ़ेंगे। लेकिन मोक्ष या फिर अध्यात्म या फिर संन्यास, इन सब चीज़ों की तरफ आपका ध्यान अवश्य जाएगा। तो ये था एक छोटा सा विश्लेषण कि कैसे होते हैं कन्या लग्न राशि के जातक, क्या क्या प्रभाव रहेगा अगले 5 साल में राहु, केतु, शनि, बृहस्पति का। उस पर एक छोटा सा वीडियो। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।